अभी लोग जो है का जो रुख जो है वो काफ़ी कुछ कैपिटल मार्केट की तरफ बढ़ा है। लॉन्ग टर्म में जो है आपको हमेशा बेटर रिटर्न मिलता है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और ख़ास करके यंग है, सबसे पहले तो वो हेरसे पे मत है कि ओके। लोगों ने टिप्स दे दी है, हाँ, ये हाँ। इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, वो कभी ना करें। जब भी ये इन्वेस्टर सोचें वो इसको लॉटरी ना समझें। मोबाइल पे बड़े आसानी के साथ कर सकता है। साथ में जो है उसके जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनको भी हमने बड़ा ईज़ी बना दिया गया है ताकि उसकी जो नेविगेशन की जो जर्नी है, उनको काफ़ी ईज़ी बनाया है। आज की तारीख में अगर आपके पास एआई और रोबो नहीं है, तो आप ये होगा कि आप हाथ से टोटल लगा रहे हैं और एक दूसरी तरफ एक मशीन है जो आपको एक एक लाइन के अंदर और एक्यूरेट आंसर भी दे रही है आपको। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे एक खास मेहमान हैं। दी एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ श्री दीपक कुमार लल्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और आज की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नवभारत में बहुत-बहुत स्वागत है और कैसे हो आप सर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी नवभारत टीम जो आज हमारे ऑफिस में आई है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, और आज ये टीम हमारी ऑफिस में आने का हमें बहुत-बहुत खुशी है। थैंक थैंक यू यू। सर। इवन आई ऑल्सो फीलिंग गुड कि आज आपके साथ ये इंटरव्यू हो रहा है और आपके साथ मुलाकात हुई है और हम प्रश्न उत्तर आज आपके साथ करेंगे। तो ज़रूर। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। और मेरा पहला प्रश्न जो है कि जैसे कि एसबीआई कैप सिक्योरिटीज इज अ वेरी ट्रस्टेड नेम इन इन्वेस्टर, तो क्या कहेंगे कि कोर विजन क्या है आपका, व्यूअर्स के लिए क्या बताएंगे? और उसी के साथ अगर हम आज का ये जो फाइनेंस मार्केट देखें तो इसमें ये कैसे इवॉल्व हो रहा है? जैसे अभी आपने बताया कि ये बहुत ही ट्रस्टेड नेम है, बहुत ही विश्वास का प्रतीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको ट्रस्ट को कायम रखना। राइट। तो उसी में हमारा जो विज़न है, वो ये है कि हम कैसे एक अपने ग्राहकों के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय जो है हम उनको सेवा दे पाएँ, और ख़ास करके जो हमारा जो मेन काम है, वो हम स्टॉक ब्रोकिंग और जो इन्वेस्टमेंट्स है, एडवाइसेज़ वगैरह देते हैं, तो उस सब में हम उनके कैसे निवेश के साथी बन पाएँ। तो हर हर निवेश के जो उसकी जो प्रक्रिया है और जो उसकी जर्नी है, उसमें हम उसका साथ रहें, ये हमारी हमेशा प्रयास रहता है, और एक बहुत ही विश्वसनीय साथ रहे उसके लिए जो भी हमें करना पड़े, उनके लिए हमें चाहे ऐप डेवलपमेंट करना पड़ता है, जो डिजिटल हम जो हम किए हैं, या उनको निवेशकों को जानकारी के रिलेटेड हमें कुछ उसमें देना पड़ता है, जैसे वेबिनार्स वगैरह करते हैं, राइट, राइट। या अब हम उनको डिजिटली मोबाइल पे हम सब कुछ जो वीडियोज़ हमने डाले हैं, सोशल मीडिया में हम उसकी जानकारी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं ताकि एक भरोसेमंद निवेश हम पे भरोसा कर पाए, और जो हमारा ट्रस्ट उन्होंने ऊपर रखा है, वो हमारा मेंटेन रह पाए। यानी जैसे कि फाइनेंस जो एनवायरनमेंट है जो अपग्रेड हो रहा है, उसी प्रकार से एसबीआई कैप भी अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही क्या कहा। कहेंगे कि अगर करंट स्टॉक मार्केट का एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो रिटेल इन्वेस्टर पे कैसे हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी करंट अगर आप देखें तो जो मेजर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, ये कोविड के टाइम के बाद, राइट। 2020 के बाद जो है काफ़ी कुछ नए इन्वेस्टर आए हैं, और अगर उस तारीख से अगर आप देखना शुरू करें तो लगातार काफ़ी तेज़ी रही थी। तो उस तेज़ी के अंदर काफ़ी नए इन्वेस्टर आए हैं, ख़ास करके यंग लोग काफ़ी इसके अंदर जुड़े हैं। यस। तो सबसे ज़्यादा तो ये जो मार्केट है वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कुछ अभी अगर आप देखें तो पिछले 8-10 महीने थोड़ा-सा करेक्शन हुआ है मार्केट में। तो मैं जो यहाँ देखता हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर है, उसको ये अब जानकारी मिल गई है कि अगर ये करेक्शंस में भी जब देख रहा है कि जब मार्केट जब करेक्ट हो रहा है, तो उस समय वो ये देख रहा है कि जिन लोगों ने अपना सही इन्वेस्ट किया था, सोच समझ के किया था, और वो केवल एक दूसरे की केवल हेरसे के ऊपर नहीं गए हैं, तो वो लोग आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली इसमें स्टे कर रहे हैं। लेकिन जो इस भीड़ में जो देख के आए थे कि बहुत तेजी चल रही है और बराबर। इन्वेस्ट किया, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। लेकिन जो जिन लोगों ने पूरा रिसर्च करके और अपने सही तरीके से जानकारी प्राप्त करके उन लोगों ने अगर उसमें जो है इन्वेस्ट किया था, वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे चल यानी रहे हैं, तो पूरा उनको नॉलेज कोई होना प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ यस, नॉलेज इज डेंजरस, ऐसे यस, हम कह यस, सकते यस, हैं। यस, तो यस। आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपने बहुत से बदलाव देखे हैं। और अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट में, यानी मुझे याद है मेरे मम्मी डैडी के पास फिक्स डिपॉजिट ये एक ही इन्वेस्टमेंट होता था। यस, और अगर ये अभी करंट सिचुएशन है और अभी देखें तो बहुत से अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स है। फॉर यस। एग्जाम्पल इक्विटी है या म्यूचुअल फंड है। सो ये जो बदलाव है इनके बारे में आपको क्या लगता है? पिछले कुछ सालों से जो एक नया बदलाव देखने को मिला है कि पहले जो थे बिल्कुल पारंपरिक लोग हाँ। इन्वेस्टमेंट करते थे। एक उनका था जो बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट या एफडी हाँ। जिसको बोलते हैं,
या फिर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता। तो ये पारंपरिक जो था काफी पुराना चला आ रहा है, लेकिन उसमें आज बहुत ही मेजर बदलाव देखा गया है। अभी लोग जो है का जो रुख जो है वो काफी कुछ कैपिटल मार्केट की तरफ बढ़ा है। तो राइट। कैपिटल मार्केट का आप इंस्ट्रूमेंट देखें तो हम्म। उसके अंदर इक्विटी जो है हम्म। आता है, दूसरा आता है म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स आते हैं, फंड्स। देन बॉन्ड्स आते हैं, और ऐसे ही काफी कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एफडीज भी आती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में या फिक्स इनकम लोगों को देते हैं। तो इस तरह के जो नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं बहुत ज्यादा, उसमें बहुत तेजी से बदलाव देखा गया है। मैं अगर आपको देखो दो चीजें आपको बहुत ही खास देखने को मिलेंगी। जो मार्केट कैप एनएससी का था आज से 7 साल पहले तक वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर था, ओके। जो आज बढ़ के 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो 7 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़ के 5 ट्रिलियन हो गया है। सिमिलरली अगर आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली एसआईपीज कितनी हो रही हैं, यस। तो उसके अंदर आप देखिए आप हर महीने लगभग 28 से 30 हजार करोड़ रुपए एसआईपी के माध्यम से उसके अंदर जा रहे हैं। और यही नहीं, लगभग 70 लाख नई एसआईपी हर महीने रजिस्टर्ड हो रही हैं। और कुल मिला के आज की तारीख में लगभग 10 करोड़ एसआईपी जो है इस समय एक्टिव एसआईपी है। तो इतना बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही मैं कहूँगा कि ये डिफरेंट अप्रोच लोगों ने आई है, और ये बदलाव अभी कंटिन्यू है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, इवन करेक्शन के बाद भी देख रहा हूँ, उसमें कोई कमी तो नहीं ये आई है। बदलाव आगे कैसे रहेंगे, आपको क्या लगता है? आगे भी देखिए इसका कारण ये है कि जो चेंज आया है उसके 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण ये है कि अब जो हमारा कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसका अब ये देखना है कि उसका सरप्लस मनी कितना है। पहले की जो अगर आप देखें तो एक क्लास जो कस्टमर था, जो एचएनआई क्लास बोल सकते हैं या एफ्लुएंट क्लास बोल सकते हैं या जिसको अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट बोल सकते हैं, वो नंबर जो है पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। राइट। तो उन लोगों की जो एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बेटर है। तो पहले जो एक जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते थे कि हम सोने में लगाएंगे या बैंक एफडी में करेंगे, तो वो एक बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अब उनको ये देखने को मिला है कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमें साधन है जहां से ज्यादा ब्याज कमाया जा सकता है और थोड़ा रिस्क लेनी पड़ती है, लेकिन वो रिस्क लेने की बेयरिंग कैपेसिटी अब बढ़ी है लोगों में। एक तो ये कि जो क्लास चेंज हुआ है, दूसरा ये कि जो पास्ट ट्रेंड देखा गया है वो भी ये देखा गया कि जिस भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन या मैक्रो इकोनॉमी बढ़ी है, आपका जीडीपी अच्छा चल रहा है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आपके पास जो डेफिसिट है वो भी अगर कंट्रोल में है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, तो उन कंपनियों में जनरली उन कंट्रीज में जो है ना, लॉन्ग टर्म में जो है आपको हमेशा बेटर रिटर्न मिलता है। वहां पर इंडस्ट्री प्रॉस्पर करती है, वहां पर और इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो दिशा देखते हुए पिछले उन्होंने जब ट्रेंड देखते हैं, तो पिछले 30 साल का अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो उसका जो रिटर्न है करीबन 12 से 13%, मतलब जनरली ज्यादा होता है। और वो रेट कभी भी आपको एफडी में नहीं मिल सकता। तो लोगों में ये भी एक बड़ा बड़ा जब आज के मैक्रो इकोनॉमिक हम ट्रेंड देखते हैं और हम अपने जब रेशियोज देखते हैं तो वो काफी पॉजिटिव है। उनको देखते हुए उनको लगता है कि यस, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना में एक वाजिब रिस्क लेना जरूरी है, और वो लोग वाजिब रिस्क ले रहे हैं, इसलिए कैपिटल मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यस, जैसे सर आपने कहा कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है इन्वेस्टमेंट का भी। Yes. और फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि मार्केट में से कोई अगर यंग है जो इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे, डूज एंड डोंट? क्योंकि कैसे होता है, कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। मम्मी डैडी कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पे जाओ, ये सब चीजें करो, और यहाँ पे ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग, तो उनके लिए एडवाइस क्या होगी? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और खास करके यंग है, सबसे पहले तो वो हेयर से पे न जाए कि लोगों ने टिप्स दे दी है, ये इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, वो कभी ना करें। जिसको भी इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला तो ये मान के चले कि पहले उसको कुछ ना कुछ बारे में स्टॉक मार्केट में समझना पड़ेगा। और वो समझदारी लेने के लिए बहुत तरीके हैं आज की तारीख में। पहले एक बहुत लिमिटेड समझ हुआ करती, आज की तारीख में सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियो डले हुए हैं। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसमें किन किन स्टॉक्स में कौन सा मार्केट सेक्टर अच्छा चल रहा है, कंट्री की ओवरऑल किस सेक्टर में ग्रोथ आने की संभावना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये सब चीजों की जानकारी आज बहुत ही आराम से अवेलेबल है। और हम अपने ऐप के थ्रू भी हम ये सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं। काफी कुछ रिसर्च देते हैं, वो सब रिसर्च को वो यूज करें। साथ में जो जब भी ये इन्वेस्ट सोचें वो इसको लॉटरी ना समझें। ये एक जो सबसे बड़ा ट्रेंड दिख रहा गया है कि लोग उसको समझते हैं कि लॉटरी की तरह आज पैसा लगाएंगे, कल लॉटरी निकल जाएगी, हमारा 3 गुना शायद। ऐसा कभी नहीं होता है, और अगर ऐसा स्टॉक में लगाने की कोशिश करेंगे तो उनको लॉस हो सकता है। तो बेटर होगा कि वो लॉन्ग टर्म सोच रखें, लंबे समय तक इन्वेस्ट करें इसके अंदर। अगर लंबे समय तक और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ये मानना है कि बहुत रेयर चांस है
कि उनको कोई ऐसा लॉस हो सकता है। मेरे को ये लगता है कि वो डेफिनेटली जो है बेटर रहेंगे, और थोड़ा बहुत रिस्क तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जो रिस्क का रिवार्ड है वो काफी अच्छा है इसमें। तो मुझे डूज मेन यही दिखा कि फाइनेंस लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यस। होना। तो यस। मैं पूछूंगी ये सवाल कि एसबीआई कैप सिक्योरिटीज ये फाइनेंस लिटरेसी के लिए या जो इन्वेस्टर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोई वेबिनार या कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? यस, यस, इसका तो हमारे पास हमेशा एज ए रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने बताया कि एज ए ब्रांड, एसबीआई ब्रांड है हम, तो ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये चाहते हैं कि कोई मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को जी। भी गलत सेल नहीं करना है। पहले उनकी जानकारी बात करनी कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसका रिस्क असेसमेंट करना है, उसका रिस्क का लेवल क्या है। अगर वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो उसी हिसाब से हम उसको सजेस्ट करते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स की भी हम जितनी रिस्क होती है वो भी हम खुद गेज करते हैं। लिमिटेड स्टॉक को ही हम केवल अलाउ करते हैं। हम काफी सारे, अगर आप देखेंगे तो अभी अनलिस्टेड स्टॉक्स हैं, हम अपने अपने मार्केट इसके अंदर उसके हम सेल अलाउ नहीं करते, ना बाइंग सेलिंग कुछ भी अलाउ नहीं करते। सिमिलरली अभी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी एसएमई आते हैं या कुछ और तरीके हैं, उनको हम यहाँ पर लिस्ट नहीं करते हैं। तो हम लिमिटेड, पहली बात तो हम स्टॉक खुद स्टॉक सिलेक्शन हम भी करते हैं। साइड में बहुत सारी रिसर्च हमारी इन्वॉल्व रहती है जो कंटिन्यूसली गाइड करती रहती है। वेबिनार्स करते हैं, जो ग्रुप्स के लिए होती है ओके। वेबिनार करते हैं। प्लस फंडामेंटल या जितने भी हमारे स्टॉक के बारे में जानकारी है उसके हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं। हमारे ऐप पे भी अगर आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जो भी आप करना है पहले उसको समझिए और उसके ओके। बाद इन्वेस्ट करिए। इनफैक्ट जब आप इन्वेस्ट भी करते हैं, जब ट्रांजेक्शन करें, तो उस समय भी आपको कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं कि ये इसके अंदर इतना रिस्क है और ये आपको इसमें जो है आने वाले टाइम में समस्या आ सकती है। वो अगर उसको रिस्क लेने की कैपेसिटी में है तभी इन्वेस्ट करें। तो ये सब जानकारी हमारे यहाँ कंटिन्यूस चलती रहती है। और खास करके जो यंग आते हैं या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, हम उनको ये भी सलाह देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। पर्टिकुलरली एसआईपीज हैं, उसके राइट। थ्रू आइए, एसआईपी में इन्वेस्ट करिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे लमसम इन्वेस्ट कीजिए। सिमिलरली जो कम जानकारी रखते हैं उनको एक ये भी सलाह दी जाती है कि आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके। उसके अंदर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, आप ईटीएफ में पर्टिकुलरली आप उस इंडेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो इंडेक्स की अगर उनको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा, आईटी के ईटीएफ है या किसी और सेक्टर का, फाइनेंशियल बैंकिंग का इंडेक्स है, तो उसमें आप ईटीएफ में लगाइए। तो जब तक आप नहीं समझ सकते हैं आप स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट ना करें। आपके पास दूसरे रास्ते भी हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी वो वेबिनार गो थ्रू कर सकते हैं या आपने जैसे बताया ऐप्स है, तो हम्म। मैं ऐप के बारे में पूछूंगी जैसे कि एआई। अब हम लोग देख रहे हैं कि एआई इन सभी सेक्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है, काम हो यस। रहा है। इवन एसबीआई कैप सिक्योरिटीज आल्सो एक्सेप्टिंग दी एआई टेक्नोलॉजी आ गया है। यस। तो कैसे कौन से नए टेक्निक्स आए हैं इस बारे में, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। और उसी के साथ जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है तो डेटा ट्रांसफर होता है, हम्म। ट्रांसपेरेंसी आती है और हम्म। प्रोटेक्शन भी आता है। तो हम्म। ये भी कैसे होता है? देखिए, एआई जो है, पहले हमें लगता था कि एआई या रोबो जो ट्रेंड चल रहा है शायद ये गिमिक है और शायद ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन अब हमें ये लगता है कि इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। ओके। एआई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट देते हैं तो उसके बाद डेटा का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेटा का साइज इतना बड़ा है कि आप मैन्युअली या आपको सिस्टम के थ्रू बहुत फास्ट नहीं कर सकते। राइट। वहाँ हमारी एआई बहुत हेल्पफुल हो रही है, जहाँ पर रियल टाइम पे हम जो है बहुत बड़ा डेटा उसको आप एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने के बाद में उस पे क्या रिटर्न आएगा, क्या उसके पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, क्या नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, वो सब चीज़ें हम एआई के थ्रू बता देते हैं। दूसरा जो इसमें बेनिफिट हो सकता है कि पहले जो था, हम केवल बड़े एचएनआई क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट हैं, उसको ही हम सर्विस कर पाते थे बहुत अच्छे तरीके से, जब वन टू वन हम लेकिन एआई के द्वारा, क्योंकि हम एनी माइन्यूट डेटा और एनी माइन्यूट अमाउंट पर जाके हम उसकी रिसर्च और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इससे ये संभव हो गया कि एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ एनी वैल्यू, ओके। उसको भी एक पर्सनलाइज सर्विस अब मिल सकती है। ओके। तो विद द यूज ऑफ एआई हम उसको पर्सनलाइज सर्विस देना, डेटा की क्रंचिंग करना और उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस करना, उसको कंटिन्यूसली पर्सनलाइज गाइड करना, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना, ये सब संभव हो पाया है। आई डोंट थिंक कि अभी इसके बिना हम अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से अगर उसको डेटा करें तो हम रियल टाइम बेसिस पे इतना सब कुछ दे सकते हैं। बट सर बहुत से स्कैम भी सुनने मिलते हैं, या प्रोटेक्शन के बारे में अगर एडवाइस करें तो तो उनके बारे में क्या होगा कि कौन सी चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, और अगर कुछ ऐसे मैसेजेस या कुछ ऐसे आता है सो दिस विल द नोटिफिकेशन कि ये कहीं ना कहीं स्कैम है।
सी सबसे पहले जो मैं जो स्कैम की कैटेगरी अगर हम देखूं तो अ, लालच से सबसे पहले बचें। जो फर्स्ट रूट कॉज है वो एक होता है लालच। आपको बताया जाएगा कि आप 25% अर्न कर सकते हैं, एक साल के अंदर 40%, 50% अर्न कर सकते हैं, और एक गारंटेड रिटर्न की आप अगर आप स्टॉक मार्केट में, तो कोई गारंटेड नहीं हो ओके। सकता। पहली बात तो ये निश्चित कर लीजिए। आपका आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये हम्म। मिल सकता है रिटर्न, लेकिन गारंटेड कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग आपको गारंटी क्लेम करते हैं और जो आपको कहते हैं कि फास्ट, तो आपको फर्स्ट लेवल आपका जो है ना डेंजर लेवल आपका हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें इशू है। सबसे पहले ये इशू है। दूसरा जो उसके अंदर आपका जो है कि जब भी कोई चीज आपको कोई डाउनलोड करने के लिए कहे या कहीं कहे कि इसको डाउनलोड करिए, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि मैं जिस चीज के अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ या जिसमें मैं आगे अपना कुछ क्रेडेंशियल देने वाला हूँ, अपने पर्सनल क्रेडेंशियल देने रहा हूँ, क्या ये रेपुटेड सोर्स है मेरे पास। राइट। आपके पास कोई अननोन मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है और आपको वो क्लेम करता है कि एक ग्रुप में आप जो आप शामिल हो जाइए, और आप समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है मेरे को, और आप उसके अंदर आप एंटर कर देते हैं विदाउट नोइंग कि जो भेजने वाला कौन है वो। तो ये सब अननोन सोर्स से नहीं, इसको आप सेबी रजिस्टर्ड है, एक्सचेंज के बाद रजिस्टर्ड साइट्स है, आप वहां से पहले वेरीफाई कीजिए कि कौन है और रेपुटेड सोर्स है कि नहीं है। उसके बारे उसकी केवाईसी जरूर कीजिए। राइट। जिस जिस सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में थोड़ा और ड्यू डिलिजेंस कीजिए। उस उन सब अगर चीजों को लोग ध्यान रखेंगे। और थर्डली, जब भी अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, केवाईसी रिलेटेड हो गया या आपका कोई बैंकिंग डिटेल्स हो गई, वो जैसे बहुत बहुत सतर्क होइए। ये देने से पहले आपको 3 बार श्योर होना चाहिए कि मैं ये डेटा कहाँ दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, क्या मैं, और लास्टली कभी भी किसी के साथ ओटीपी और वो इशू शेयर, क्योंकि ये सब चेक्स होने के बावजूद भी बैंकों ने अपने अपने जब फंड्स के जब ट्रांसफर होता है तो उन्हें एडिशनल चेक्स लगाए हुए हैं, लाइक राइट। ओटीपी वगैरह। तो वो जब आप थर्ड पार्टी को जब आप पास ऑन करते हैं तो डेफिनेटली इट इज अ रिस्की। तो ये सब चीजें अगर आप लोग ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से जो है डेटा प्रोटेक्शन के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में जो डिजिटली सिक्योरिटी होनी चाहिए वो काफी कुछ कंट्रोल राइट। कर राइट। सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से स्कैम हम लोग आजकल देखते हैं और इससे यस। हम लोग बच सकते हैं। यस। सर, जैसे आपने कहा एसबीआई इज अ ब्रांड, एक ऑलरेडी ब्रांड है और ट्रस्टेड है, तो कौन से की प्रायोरिटीज है एसबीआई कैप के, और उसी के साथ कौन से अभी इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं अगले 2-3 साल में? सी हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि ट्रस्ट है। तो हमारे लिए आज सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव ये होता है कि हम ये जो हमारे पे जो एक जिम्मेदारी रखी है इसको कैसे मेंटेन करें। तो सबसे बड़े फर्स्ट प्रायोरिटी, जब भी हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि ये जो है ट्रस्ट जो है मेंटेन रहना चाहिए। ट्रस्ट मेंटेन रहना चाहिए, उसको उसके उसके लिए हमें कैसे एथिकल बिहेवियर करना है वो हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि हम राइट। एथिकल बिहेवियर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लाभ के लिए हम कुछ ऐसा एक्टिविटी लिए, तो वो जो है थर्ड हमारा होता है वो ट्रांसपेरेंसी। राइट। जो भी हम अगर कर रहे हैं, अगर वो चार्जेस भी लगा रहे हैं तो पीपल शुड नो कि क्या चार्जेस है और क्यों लगने वाले हैं। ऐसा कोई हम गिमिक प्रोडक्ट नहीं लाते जिसके बेसिस पे हम अर्निंग तो कर लें लेकिन उसके बाद में जो कस्टमर को कोई बाद में नुकसान हो जाए। तो वो चीजें, और हम जो भी प्रोसेस बनाते हैं, हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है हमेशा होता है ग्राहक, कस्टमर को। हम हर प्रोसेस में, हर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी हम पहले सबसे पहले कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर का इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर हम प्रोडक्ट के अलावा कोई अपनी प्रोसेस भी चेंज कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई रेगुलेटरी चेंजेस भी आते हैं। सेबी कभी कहती है कि इतने अमाउंट के ऊपर आप इनएक्टिव कर दीजिए, नई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऐसे कोई अगर हमारे पास कोई रेगुलेटरी भी अगर कोई हमारे पास डायरेक्शन आते हैं, हम उस पर सबसे पहले सोचते हैं कि हम कैसे इस सेबी की चीजों को जो जो हमारे पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आई है उनको मैं कैसे ऐसे पास ऑन करूं कि जिससे कस्टमर को कम से कम दिक्कत हो। उसको प्रॉपर मैसेज भेजना है, उसको टाइमली बताना है, हमारे डीलर के थ्रू पहुंचना है, ताकि मैं वो जो आने वाले कोई चीज आती है उसको मैं पहले से ही बता दूं, और मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। तो कस्टमर हमारा हमेशा प्राइमरी होता है, कस्टमर को ध्यान रखते हैं, ट्रस्ट का हम ध्यान रखते हैं कि हमारी ट्रस्ट और एथिकल बिहेवियर कर रहे हैं। और इन सबको करने के लिए हम जो बहुत ज्यादा भी जो प्रयास कर रहे हैं वो रहता है कि हम कोशिश करते हैं हर चीज को हम डिजिटल प्रोवाइड करें, डिजिटल के थ्रू हम उसको कोशिश करें। उसमें हमने अपने प्रोसेस को काफी स्लो बनाया, सरल बनाया है। एक तो ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस, जो नया कस्टमर आता है तो वो पूरा ऑन बोर्डिंग जो है वो भी मोबाइल पे बड़े आसानी के साथ कर सकता है। साथ में जो है उसके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको भी हमने बड़ा इजी बना दिया गया है, ताकि उसकी जो नेविगेशन की जो जर्नी है उनको काफी इजी बनाया है, ताकि जो कस्टमर जो है जो मोबाइल पे करेगा तो उससे क्या है कि उसको वो खुद एम्पावर फील करेगा कि मेरे को सब जानकारी है, मैं खुद देख के कर रहा हूँ।
और दूसरी बात है कि बड़ा बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होगा राइट। कि पहले से उनको इन्फॉर्मेशन है कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखा गया है, तो ताकि ये है कि हर जो व्यक्ति जिसको भी इसके अंदर एंट्री होना है उसके लिए बड़ा इजी हो जाए, तो उसके लिए सरल हो, एक्सेसिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट उसको मिले, प्लस उसको पूरी जानकारी मिलती है। जानकारी के बाद वो जो उसमें ट्रांजेक्शन करना है करता रहे। तो ये डिजिटल भी हमारा काफी फोकस है कि हम इसको मेंटेन करें। सो आई थिंक ये आज का डिजिटल इंटरव्यू भी बहुत सरल रहेगा व्यूअर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। यस। सर जैसे मैंने कहा कि ब्रांड मुझे की सक्सेस पता चल गया आपके कि आपका मेन है कस्टमर इज अ प्रायोरिटीज, ट्रस्ट एंड द ट्रांसपेरेंसी। यस। से क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव वर्ड है सभी जगह पे। सो ये कंपटीशन में एक खुद को साबित करना कितना मुश्किल है और कैसे करते हैं? डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर ये स्पेस मेजरली फिनटेक के पास काफ़ी कुछ जा चुका है, जो ब्रोकिंग स्पेस है। लेकिन मैं अपनी कंपनी को औरों से अलग देखता हूँ। कारण ये है कि जो हमारे पीछे जो ब्रांड है, एक तो उसके ब्रांड का स्टेट बैंक का ब्रांड है और काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, तो वो हमारे पे ट्रस्ट करता है। तो वो लोग जरूर चाहते हैं कि वो ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो सरल हो, ट्रांसपेरेंट हो और जहां पर उनको सुरक्षित महसूस करें। तो सबसे पहले तो मेरे को एक एडवांटेज ये वाला स्टेट बैंक का जो ब्रांड है वो है, और उसके ऊपर मैं कंटिन्यूस काम करता हूँ। दूसरा जो मेरा एडवांटेज औरों के साथ है, मैं फिजिकल और डिजिटल दोनों हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे, जो आज की तारीख में काफी दूसरे ब्रोकर हैं वो मोस्टली डिजिटल है, उनके पास जो है मेजरली जो है डिजिटल स्पेस है, वो डिजिटल से ही केवल ऐप करते हैं, वो ऑफ साइड बैठे हुए हैं, कोई फिजिकल उनका कोई फेस नहीं है। लेकिन जो मेरा फेस है, मैं डिजिटल भी हूँ और फिजिकल भी हूँ। मेरी आज की तारीख में 125 बड़े सिटीज में ब्रांचेस हैं, जहां पर आपको कम से कम 10 से लेके 50 तक के उसमें एम्प्लॉइज हैं, और बड़ी बड़े शहरों में एक से ज्यादा ब्रांचें भी हैं। तो उन जगहों पर मैं मौजूद हूँ, किसी कस्टमर को कोई जरूरत पड़ती है तो वो फिजिकली आके डिस्कस कर सकता है। और आज की तारीख में अगर आप देखें कि इंडिया की अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं उनको न केवल इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह दे सकता हूँ, बल्कि उनकी और कोई भी क्वेरीज है, उनकी केवाईसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, उनको अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है, उनके नॉमिनेशन की है, डिसीज केसेस हो जाते हैं उनका, उनके रिपेमेंट की है, तो ये सब इश्यूज को मैं फिजिकली हैंडल कर सकता हूँ वहां पर। तो मैं दोनों तरह से प्रेजेंट हूँ। और थर्ड जो मेरा जो एक और एडवांटेज है कि हमने काफी प्रोग्रेस की है अभी हमने जो है डिजिटल स्पेस में भी। तो ये कुछ होने के बावजूद भी जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमारा जो है काफी स्ट्रांग है। और अभी हम टॉप 30 जो बीएफएसएस सेक्टर के जो ऐप आते हैं राइट। उनमें हम रजिस्टर करते हैं अपने ग्रेट। आप को। तो उसके कारण से रेटिंग भी हमारी अच्छी है। तो वो भी एक मेरा स्ट्रांग है कि मैं इतना सब कुछ जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी टू द ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग इज डिजिटल अवेलेबल, तो वो सब चीजें मैं दे पा रहा हूँ। तो एक ये मेरे को लगता है कि हमारा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे को औरों से। तो सर क्या आपको लगता है कि फ्यूचर जैसे कि ये एआई है या रोबो एडवाइजरी है या मोबाइल प्लेटफॉर्म, दिस विल बी द फ्यूचर फेसेस? डेफिनेटली इसके बिना अब काम नहीं होने वाला है। तो एआई और रोबो तो मैंने आपको जैसे ही बताया, क्योंकि यस। अभी जो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पहले हम टोटल हाथ से किया करते थे, राइट। उसके बाद कंप्यूटर और ये आ गया तो सिस्टम जो है सारा करता था। आज की तारीख में अगर आपके पास एआई और रोबो नहीं है, तो आप ये होगा कि आप हाथ से टोटल लगा रहे हैं और एक दूसरी तरफ एक मशीन है जो आपको एक एक लाइन के अंदर और एक्यूरेट आंसर भी दे रही है आपको। तो ये सब की अब आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले है कि पर्सनल एडवाइस भी अगर आपको जो मिलता है, और जो जितनी फास्ट मिलता है और जितना सरल मिलता है, वो सब चीजें पॉसिबल हो पाई है। सर अभी न्यूज आई थी अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तो आपको क्या लगता है इसका कितना असर होगा मार्केट के ऊपर? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह का जो है, मैं भी काफी बार इसको मैंने एनालिसिस किया, मैं देखा कि इस टैरिफ का जीडीपी का जो केवल इम्पैक्ट है, इट इज़ वेरी मिनिस्कुल, बहुत छोटा है, मतलब आधा परसेंट से शायद 1% तक इम्पैक्ट आएगा। और ये भी हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि अगर भारत और अमेरिका का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो हम जो है थोड़ा ट्रेड सरप्लस है, लगभग 40-45 बिलियन डॉलर से है। लेकिन ये ट्रेड सरप्लस में ये कि कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब ट्रेड चलता रहेगा। तो अगर हमें कुछ उससे जो डेफिसिट भी मिलता है, तो कंट्री के पास अल्टरनेट रास्ते हैं, वो दूसरी जगह से एक्सपोर्ट की भरपाई कर सकता है। और इतना छोटा इम्पैक्ट जो है ना, मेरे हिसाब से
जो है डेफिनेटली कंट्री जो डाइजेस्ट कर सकता है। आधा परसेंट का अगर हमें हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो है स्टॉक मार्केट में मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्द ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इन्वेस्टर जो है आज बहुत समझदार इन्वेस्टर है, वो इंडिया की ओवरऑल मैक्रो पोजीशन देखते हैं, वो सारे बहुत ही स्ट्रांग है। आपका जीडीपी से लेके इन्फ्लेशन, आपका ट्रेड बैलेंसेस, राइट। आपका फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका जो फिस्कल जो आपका जो डेफिसिट टू जीडीपी रेशो है, ये सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है। और पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है काफ़ी, जिसके रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे। राइट। तो वो उन सब चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो इतने मैक्रो इतने स्ट्रांग है, तो ये जो थोड़ा सा जो डेफिसिट होगा बिकॉज ऑफ की शायद हो सकता है हम एक्सपोर्ट उतना ना कर पाए कंट्री एज ए होल, तो वो सब मेरे हिसाब से बहुत जल्दी कवर अप कर लेगा। इधर अल्टरनेट रूट से एक्सपोर्ट कहीं और चला जाएगा, और अदरवाइज हम इसको इतना एब्जॉर्ब यानी कर इतना लेंगे। इफेक्ट इतना नहीं नहीं होगा। होना चाहिए, मेरे को लगता है ओके। शॉर्ट टर्म हो सकता है शॉर्ट टर्म हो थोड़ा सा, सकता लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। है। सो उसी के साथ मैं पूछूंगी कि ईएसजी यानी हम्म। एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस इन्वेस्टिंग बिकम द मेन स्ट्रीम इन इंडिया, आपको लगता है? लॉन्ग टर्म में इसकी हालांकि अभी शुरुआत ही हुई है। पहले इतना लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि ये जरूरी होने वाला है और हो ही रहा है। उसके कई कारण है। एक तो लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है, हर आदमी को ये पता लग गया है कि जो है इस तरह की जो कंपनी है जो जो ईएसजी पे ध्यान दे रही है, दे आर द गुड कंपनी, उनकी गवर्नेंस अच्छी है, उनका एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल, तो वो एक तो लॉन्ग टर्म पर चलने वाली कंपनियां हैं, वो शॉर्ट विजन वाली कंपनियां नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में सोचता है, तो वो ये सोचता है कि जिस कंपनी जो इतना तक सोच सकती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो रेगुलेटरी भी कुछ बाइंडिंग्स आ गई हैं आजकल। सेबी ने भी कहा है कि आप सबको डिस्क्लोजर करना है। जब उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है तो वो भी उनके एक मोरल बाइंडिंग आ जाती है कि हम इसको हम कुछ करें, अगर नहीं करेंगे तो डिस्क्लोज क्या करेंगे। तो वहां पर भी इनको डिस्क्लोजर के लिए भी आपको ईएसजी के ऊपर, कंप्लायंस के ऊपर आपका काफी प्रेशर है। और थर्डली जो है कि कंपनियों ने खुद भी अपना लिया है, वो भी ये जानती है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि रेगुलेटरी आया है इसलिए मेरे को करना है। ये भी नहीं कि ये दिखाने से कुछ होने वाला है, बट इसका जो है लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो मेरा जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई भी इन्वेस्टर अगर देखता है कि ये सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, ये एनवायरनमेंट का ध्यान देखती है, तो उससे जो गुडविल जो बनती है वो भी एक बहुत पॉजिटिव आती है। उन सबको इनकैश करके लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते मेरे को लगता है कि ईएसजी जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है एक मैंडेटरी नहीं होगा, एक कंपलसरी होगा, मतलब करना ही है, उसके ओके। बिना काम नहीं होने वाला है। तो मैं दीपक जी के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी जो जर्नी थी वो हम्म, कैसी थी, कैसे शुरुआत हुई थी, हम्म। और अगर पीछे पलट के देखेंगे तो ये पूरी जर्नी कैसी है? बैंकिंग कैरियर है मेरा वैसे तो। मैंने ऑलमोस्ट 40 साल का पूरा सफर पूरा कर लिया है। ग्रेट। अभी मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँ बैंकिंग में। जो है शुरुआत मेरी जयपुर से हुई थी। ओके। और ऐसा जैसे जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपको असाइनमेंट करने पड़ते हैं, तो जयपुर से लेके मैंने एज ब्रांच मैनेजर उत्तरांचल में भी काम किया है, गढ़वाल के अंदर आपका नियर टू द बद्रीनाथ पीपल कोटी एक ब्रांच थी, वहाँ स्टार्टिंग वहाँ मेरी ब्रांच मैनेजरशिप रही है। देन मैं डिफिकल्ट टेरेन में भी रहा हूँ आपका, लाइक यूपी के गांव वगैरह में भी मैं रहा हूँ, वहाँ पे एज एडीबी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर रहा हूँ। देन मैं उत्तरांचल में भी रहा हूँ, मैं एज डीजीएम शिलोंग था, जहाँ पर मेरे को 4 स्टेट्स थे जो सारे हिली स्टेट थे, उनका मैं हेड कर रहा था वहाँ पे। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये चारों स्टेट मेरे से, उसमें खास करके कुछ ऐसे एरिया भी थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स एरियाज थे, तो वो भी मैंने हेड किया है। देन बॉम्बे में मैं डिजिटल बैंकिंग का हेड भी रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मोबाइल बैंकिंग डीजीएम रहा। देन मैंने सर्किल हेड भी किए हैं, 2 सर्किल मैंने मुंबई मेट्रो और महाराष्ट्र सर्किल मैंने एससीजीएम हेड किया है। वेल्थ मैनेजमेंट में भी रहा, और अभी मैं यहाँ पर एज एमडी एंड सीईओ। तो मेरे को जर्नी के हिसाब से सोचो तो मैंने सब तरह के एज ब्रांच मैनेजर भी असाइनमेंट किए हैं। मैंने एज ट्रेनर असाइनमेंट भी किया, मैं आगरा में एज ट्रेनर भी था, फैकल्टी भी रहा ओके। कुछ टाइम तक। और मैं काफ़ी टाइम तक हाई वैल्यू क्रेडिट भी मैंने किया। मैं गुड़गांव में था, दिल्ली में, जब मैं कॉमर्शियल ब्रांच गुड़गांव का हेड किया, तो वहाँ हाई वैल्यू केवल प्रपोजल 5 करोड़ से ऊपर के होते हैं, वो प्रपोजल देखता था। तो इस तरह के सारे बैंक जो है बहुत कुछ हमें सिखा देता है। अलग अलग तरह की जो एक तो जोग्राफिकली हम नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, जगह देख लेते हैं, और साथ में क्या है कि एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हर जगह नई कल्चर देखने को मिलती है, प्लस नया करने को मिलता है। आप
एग्री अब मैं जब एजीएम था तो कॉमर्शियल ब्रांच से सीधा मैं जो है नॉर्थ ईस्ट में एसडीजीएम ब्रांच हेड हो गया। तो क्रेडिट से उधर जाना, उसका कभी फैकल्टी में जाना, कभी यहाँ डिजिटल बैंकिंग में आना, मोबाइल बैंकिंग करना, तो टोटली नया नया यानी सब्जेक्ट पूरा है। एक्सप्लोर सब किया सब आपने, सब नया सब सब्जेक्ट एक्सप्लोर है। यहाँ किया आते हैं ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग इज ए टोटली न्यू इंडस्ट्री, कैपिटल राइट, मार्केट इज टोटली न्यू इंडस्ट्री टोटल फ्रॉम न्यू बैंकिंग। इंडस्ट्री, यस। 37 साल मैंने बैंकिंग की है और लास्ट 3 साल में अभी जो है मैं ब्रोकिंग कर रहा हूँ। तो ये सब नए नए जो है सीखने का मौका मिलता है और उसको अडॉप्ट करने का और नई जगह को समझने का, नई कल्चर, तो ये बहुत कुछ एडवांटेज मेरे को बैंक ने दिया है। जैसे आपने कहा कि लास्ट 3 साल अब इस फील्ड में आप हो, हाँ। तो कौन से ऐसे डिफिकल्टीज है, या जैसे कि आपकी पोजीशन है एमडी सीईओ, तो हम्म ये लीडरशिप की पोजीशन है, तो हम्म ये पूरा संभालना और उसी के साथ खुद की लाइफ और ये वर्क लाइफ बैलेंस करना, कैसे हम्म बैलेंस करते हो? हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऑटोमेटिकली कल्चर में ही आ जाता है, क्योंकि अब हमारे लिए ऐसा कई बार ऐसा भी लगता है कि बैंकिंग ही लाइफ है शायद। ओके। समटाइम हम ये भी फील करते हैं कि लेकिन ये भी बात जरूर है कि ना बैंक ने हमें बैंकिंग के साथ में आई थिंक बाकी सब चीज़ों का भी हमें मौका दिया है। आए दिन हमारी बाहर विजिट्स भी होती हैं, जो जो स्ट्रेटजी मीट्स वगैरह होती हैं, तो बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमें बैंक जो है फैमिली के साथ भी हमें इनवाइट करता है, तो वहाँ जाते हैं, तो समहाउ वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो प्लस जाता है। अगर आप देखें तो लोकल लेवल पे भी हमारे जो है काफ़ी सारे मीटिंग्स और फैसिलिटेशन फंक्शंस और इवेंट वगैरह होते रहते हैं, जहाँ पर हमारी फैमिलीज भी साथ होती हैं। तो हमें लगता है कि बैंकिंग के साथ में एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना, हमारी फैमिली भी एक एक्सटेंडेड बैंकिंग में आ गई है। तो सारा एनवायरनमेंट जो है ना, पूरा इकोसिस्टम जो है ना, बैंक हमें प्रोवाइड करता है, अभी तक कर रहा है। और मेरे हिसाब से जो है हम पूरा संतुष्ट है। कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ रहते हैं बैंक ने सारी सुविधाएं दी हुई हैं आपको, नॉर्मल सुबह जिम से लेके वॉकिंग ट्रैक वगैरह। तो उस तरह की है। फैमिलीज के लिए दिन में योगा की क्लासेस होती हैं वहाँ पे, ओके। तो वो सब भी प्रोवाइड करता है। अगर आप फैमिली के लिए सोचे तो उनके लिए लेडीज क्लब है, तो वो लोग उसमें एंगेज रहते तो हैं। तो पूरी हर लाइफ हर बैलेंस हो जो जाती है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट पर्सनल है। भी, आई थिंक बैंक जो है काफी ध्यान रखता आई है। थिंक बहुत और कम लोग रहते हैं सर, जो जिनमें एक आदत होती है कि कुछ ना कुछ नया सीखना है, एक्सप्लोर करना है। हाँ, एंड मुझे दीपक जी आप वैसे ही लग रहे हैं कि हर कोई भी फील्ड हो, आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी मुलाकात दी इसके लिए। और जाते जाते व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे जो इन्वेस्टर हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे ग्राहक हैं, उनके लिए ये संदेश है कि सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट को लॉटरी ना समझें। हमेशा ये समझें कि अगर हम करें तो बहुत सोच समझ के पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जिन की स्टॉक्स वगैरह में या कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा समझें और उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट करें। और उसके हिसाब से अपना, और जो भी विजन रखें वो लॉन्ग टर्म का विजन रखें, शॉर्ट टर्म विजन ना रखें। और खासकर और जो मेरे साथी हैं उनके लिए यही है कि एथिकल बिहेवियर करेंगे अगर, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हमेशा सक्सेस मिलेगी। ये मेरा हमेशा सोच रही है। सर विजन क्या होगा अगले 5 साल का, अगर मैं पूछूं तो? एसबीआई बैंक का, एसबीआई कैप। एसबीआई की सिक्योरिटी के लिए हमारा अभी जो विजन है वो है कि हमें डिजिटल फर्स्ट होना है। सबसे पहले कि जहाँ जहाँ पर भी हम जिन चीज़ों को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सबको हमारा प्रयास रहा है कि हम उसको डिजिटल फर्स्ट करें। और जो भी हमारी डिजिटल जर्नी है वो ऐसी बनाए जो छोटे से छोटा इन्वेस्टर है उसको भी वो काम आ सके। बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, और कितना हम पर्सनलाइज कर सकते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं डिजिटल में। Thank you, sir, for your valuable time and all the best for your future vision also from नवभारत नवराष्ट्र। दोस्तों ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा, तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से, धन्यवाद।